बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर रोल पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के आज हम मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। ये बच्चों जो मॉडल पेपर है ये एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय का पिछले साल का ये मॉडल पेपर है। जैसे कि सभी को पता होगा कल आपका पेपर लगा हुआ है एमजेपीआरयू का, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे और भी यूपी के विश्वविद्यालय हैं जो कि अभी एग्जाम करा रही हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं आपको बता दूं ये पेपर तो आपको देख के जाना ही है। इसकी एक और भी मैंने क्लास करा रखी है। मैंने वैसे तो इसकी दो मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर को सोल्व किया है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं, या फिर इसकी मैंने चैप्टर्स क्लास है सारी इसके चैप्टर्स क्लासें मैंने कंप्लीट करा रखी हैं। टोटल इसमें आपके 8 आपके यूनिट हैं, 8 आपके चैप्टर हैं, आप चाहे तो उनको भी वॉच कर सकते हैं। कोई भी क्लास हमारी ज़्यादा लंबी नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप जाकर इसके जो है यदि आपको मॉडल पेपर ही देख के जाना है तो आपको ये मॉडल पेपर देख लेना है और एक और आपको मॉडल पेपर देख लेना। कम से कम 2 मॉडल पेपर आपको देख के जाना है। इन्हीं 2 मॉडल पेपर के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा, यानी कोई भी आपको अदर चैनल पर जाने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर बच्चों जियोग्राफी का है, इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल, जो कि पेपर का आपका नेम है। इसका समय जो है 2 घंटा दिया जाएगा और पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल जो है 10 आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, तो हिसाब से आपका 20 नंबर का जो है सेक्शन आपका ए आपका रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अपर्दन क्या है बच्चों, इसको हम समझेंगे। अपर्दन क्या है और मृदा अपर्दन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अपर्दन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का एक स्थान से, मान लो इस स्थान पर है तो एक स्थान से इस स्थान पर आ जाए, मतलब किसी कारण, जैसे कि हवा के कारण, अभी पानी के कारण, मतलब जो है इसी जो है, या फिर जो है मृदा अपर्दन जैसे कि होता है मिट्टी का। मृदा अपर्दन जो होता है मिट्टी, मृदा मतलब होता है मिट्टी, अपर्दन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना या फिर बह जाना या फिर उड़ जाना, इसी को हम अपर्दन कहते हैं। मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही होता है अपर्दन। दूसरा भी क्वेश्चन बच्चों है, अभी इसके हम क्वेश्चन के आंसर भी हम साथ में लेके आए हुए हैं, आपको आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर है बलन क्या है बच्चों, इसके प्रकार को हम समझेंगे। फिर स्थानीय पवन क्या है, लोकल जिसको हम वाइंड कहते हैं। उसके बाद है वायु राशि क्या है, एयर मासेस क्या है, इसको समझेंगे। फिर है कि बायोटिक जो है ससेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं जैविक उत्तराधिकार। उसके बाद है बायोम क्या है। उसके बाद बच्चों चक्रवात और प्रत चक्रवात क्या है, इसको समझेंगे। और फिर है भू संतुलन क्या है, इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद है वर्षा क्या है बच्चों, और महासागरीय निक्षेप क्या है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चों अपर्दन क्या है, इसको समझ लीजिए। देखो अपर्दन जो है वह प्राकृतिक या भूविज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी या फिर जो है चट्टान का कोई कण या फिर चट्टान का कोई टुकड़ा या फिर कोई पदार्थ प्राकृतिक कारणों के द्वारा अपने मूल स्थान से, मतलब मान लो कोई कण है मिट्टी का, अभी कोई जो है मिट्टी है या फिर कह सकते हो कोई अन्य कोई पदार्थ है, तो अपने मूल स्थान से, मान लो इस स्थान पर था वो पहले, किन्हीं कारणों से, प्राकृतिक कारणों से इस स्थान से आकर के इस स्थान पर चला है, इसको बच्चों में अपर्दन कहते हैं। ठीक है, इतनी से आपको परिभाषा आपको लिखना है। और एकदम सरल शब्दों में एकदम कहे तो यह जो है प्रक्रिया हवा, पानी, बर्फ या गुरुत्वाकर्षण से बाहरी ताकतों भूमि की सतह को घिसती है और ढीले पदार्थ जो होते हैं बच्चों उसको बहाकर या फिर उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा बच्चों, बलन क्या है, बलन के प्रकारों को हम समझेंगे यहाँ से। तो बलन क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा, मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं इसके द्वारा क्षैतिज जो है संचलन में जब चट्टानों में संपीड़न की स्थिति जो उत्पन्न होती है तो उसमें लहरनुमा इस तरह से एक मोड़ पड़ जाता है। तो इस तरह का जो मोड़ पड़ता है बच्चों, इसी हम मोड़ को क्या कहते हैं, बलन कहा जाता है। और बलन का जो ऊपर उठा जो भाग होता है, मतलब जो बलन होता है, जैसे कि ये ऊपर उठा जो भाग होता है इसको बच्चों हम अपनत कहते हैं। जो नीचे धंसा जो भाग होता है इसको हम अभिनत कहते हैं। ठीक है, यदि हम बलन के प्रकारों की बात करें तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि सममित बलन। ये बलन कौन सा होता है, जब बलन की दोनों भुजाओं का झुकाव जो है बराबर हो। ठीक है, मान लो कोई मान लो बलन है कोई, फॉर एग्जांपल जैसे कि नीचे की ओर इतना झुका है, ये भी इतना झुका है, दोनों उसके जो कि किनारे, तो ऐसे हम बलन को सममित बलन कहेंगे। उसके बाद है दूसरा जो इसका प्रकार है असममित बलन है, मतलब जो है इसमें दोनों भुजाएं जो है असमान होती हैं, एक जो है एक धसी हुई है
एक धसी हुई नहीं है। अभी आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों का झुकाव जो है बराबर नहीं है, तो ऐसे बलन को हम असममित बलन कहेंगे। उसके बाद तीसरा जिसका प्रकार है बच्चों एक दिग्नत बलन। तो ये क्या होता है, इसमें एक भुजा का ढाल जो है साधारण और दूसरी भुजा का जो ढाल होता है समकोण बनाते हैं, तो इसको हम दिग्नत बलन कहते हैं। फिर आपका चौथा जो है समनत बलन। तो इसमें जो है बलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती हैं, तो ये समनत आपका बलन होगा। अगला जो इसका प्रकार है पर जो है बलित बलन। तो इसमें जो है बलन की दोनों भुजाएं समांतर होते हुए भी क्षैतिज अवस्था में हो जाती है। उसके बाद है परत बलन है। तो इसमें जो है बलन की एक भुजा दूसरे पर जो है जब उलट जाती है या फिर पलट जाती है, तो इसको हम प्रतिबलन कहते हैं। उसके बाद है अवनमन जो है बलन। तो जब बलन की अक्ष क्षैतिज तल के साथ जो है कोण बनाती है, तो उसे हम अवनमन बलन कहते हैं। अगला जो इसका प्रकार बच्चों पंखा बलन है। तो जब जो है बृहद बलन की बृहद अपनत या जो है अभिनत में छोटे छोटे जो अपनतियां हैं जो पड़ जाती हैं, तो उसको हम पंखा बलन कहते हैं। उसके बाद बच्चों खुला बलन है। तो इसमें जो है इस बलन में दो भुजाओं के बीच जो कोण होता है 90 डिग्री से अधिक और जो है 180 डिग्री से कम होता है, तो इसको हम खुला बलन कहते हैं। और बंद जो बलन होता है बच्चों, जब बलन की दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण होता है 90 अंश से जब कम होता है, तो उसको हम बंद बलन कहते हैं। तो ये थे इनके प्रकार। पूछेगा तो इतने आपको प्रकार नहीं लिखना है, 2-3 आपको प्रकार लिख देना है। चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ से बच्चों स्थानीय हवाएं क्या होती हैं इसको समझ लीजिए। तो वे हवाएं जो पृथ्वी के किसी छोटे या विशिष्ट मतलब जो स्पेसिफिक जो क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र में, वहाँ की जो धरती जो बनावट है धरातल की, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का जो वायुदाब है, इसके अंतर के कारण एक निश्चित समय पर जो चलती हैं हवाएं, उसी को हम स्थानीय पवन कहते हैं, हवाएं कहते हैं। क्योंकि बच्चों हमने देखा होगा जिस प्रकार से मौसम होता है तो उसी प्रकार से हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये जो है जो पवन होती हैं, जो ये हवाएं होती हैं, क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत तक जो है सीमित होती हैं और क्षेत्र के मौसम को जो है प्रभावित करती हैं। जैसे कि भारत में गर्मी के दिनों में चलने वाली जो है लू होती है। चलेगा और देखिएगा, जैसे कि वायु राशि क्या है इसको भी समझ लीजिए। वायु राशि का अर्थ, तो ये जो है हवा का एक ऐसा जो है या फिर एक बहुत बड़ा समूह है जो बहुत दूर दूर तक फैला हो, जिसमें एक जैसा मौसम हो, उसे हम वायु राशि कहते हैं। मतलब जो है वैसे कह सकते हो कि वायु राशि क्या है, हवा का एक बहुत ही बड़ा अभी विस्तृत एक भाग है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, जिसमें एक समान मौसम हो, जिसमें एक समान मौसम हो, उसी को हम जो है वायु राशि कहते हैं। और इस हवा में एक जैसी गर्मी, ठंडी या फिर जो है नमी होती है, इसी को हम वायु राशि जो है कहा जाता है। अब यहाँ से बच्चों अगला जो क्वेश्चन है कि जैविक जो उत्तराधिकार क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो एक जो है क्रमिक प्रक्रिया यह है जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम की जो प्रजाति है उसकी संरचना समय के साथ जो है विकसित और अपरिवर्तित होती रहती है। मतलब जब हमने देखा होगा जैसे कि मानव जो है कि उत्पत्ति के बारे में काफ़ी लोगों ने अलग अलग इसकी अवधारणाएं बताई कि पहले मनुष्य जो है चिंपांजी बंदर की तरह था, फिर मनुष्य का रूप धारण किया है। तो ठीक उसी प्रकार यह जैविक उत्तराधिकार क्या है बच्चों, एक कर्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रजाति है, प्रजाति में कोई भी जानवर आ सकता है, तो उसमें जो है समय के साथ उसमें जो है उसका विकास हुआ है और उसमें जो है एक परिवर्तन आया है, फिर उसमें एक परिवर्तित होता है वो, और अपनी जो है जो पुरानी प्रजाति है उसको नई प्रजाति के द्वारा प्रतिस्थापित जो है किया जाता है, और जिससे अंततः एक परिपक्व मतलब एक डेवलप और एक स्थिर चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है। इसी को हम जैविक उत्तराधिकार कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि बायोम क्या है उसको भी समझ लीजिए। तो बायोम एक जो है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें एक समान का वहाँ का पर्यावरण हो, वहाँ की जलवायु हो एक समान, और जीव समुदाय होता है। इसमें जो है रहने वाले जो जीव हैं, जो पौधे हैं,
इसके प्रकार इस क्षेत्र की जलवायु और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो बायोम क्या है बच्चों, पृथ्वी के बड़े जो परिस्थितिकी क्षेत्रों को हम कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जो बड़ा परिस्थितिकी जो तंत्र है या फिर जो क्षेत्र है जिसमें पेड़ भी हैं, जीव जंतु, ये सभी चीज रहते हैं, इसी को हम बायोम कहते हैं। ठीक है, चलेगा अगला देखिएगा। फिर तो भू संतुलन क्या है, इसके हम अर्थ की बात करें तो ये जो है पृथ्वी की सतह और उसकी बेहतर स्थिति के बीच का क्या है, संतुलन है। यह जो है संतुलन पृथ्वी की सतह पर जैसे कि जो पहाड़ होते हैं, जो घाटियाँ होती हैं, जो मैदान होते हैं आदि का निर्माण और क्षरण की सीमा के बीच ही होता है। इसके हम विस्तार से इसकी हम बात करें भू संतुलन की तो पृथ्वी की सतह पर जैसे कि पहाड़ होते हैं, अन्य स्थलाकृतियाँ होती हैं, तब जो है पृथ्वी की सतह का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और जो है भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, तो ये जो है सतह को ऊपर की ओर बनाती हैं। और दूसरी ओर जो बाहरी जो शक्तियाँ होती हैं जैसे कि जल, वायु के द्वारा या फिर हिमनद के द्वारा सतह को धीरे धीरे क्या करती है कि ये घिसती हैं, उसको कम करती हैं। तो जब ये दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, भू संतुलन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। और भी यहाँ से हम सरल शब्दों में कहें सीखो तो भू संतुलन वह स्थिति है जिसमें पृथ्वी की सतह पर निर्माण और उसके क्षरण की प्रक्रिया समान होती है, जिससे सतह की सतह जो होती है स्थिर बनी रहती है। इसी को हम भू संतुलन कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा इसमें दिया हुआ कि वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकारों को भी हम यहाँ से समझेंगे। तो वर्षा क्या है, वर्षा जो है वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन से नमी का पृथ्वी पर जब नमी के रूप में जब गिरती है पृथ्वी पर बूंदे तो इसी को हम वर्षा कहते हैं, जो आमतौर पर पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा होगा हिमपात या फिर ओले के रूप में भी जो है गिर सकती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, फिर बादल बनते हैं और जो है फिर पानी के रूप में बरसती है, उसी को हम वर्षा कहते हैं। वर्षा के हम प्रकारों की बात करें बच्चों तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवहनी वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा और तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। तो हम इसके तीनों प्रकारों की बात करें बच्चों तो सबसे पहले आती है संवहनी वर्षा। तो संवहनीय जो वर्षा होती है बच्चों, या जो है धरातल पर मान लो पानी है वो जो है गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर जो वाष्प बना, ठीक है, गर्म होकर के हल्की के रूप जो कि गर्म होकर के हल्की हो जाती है इसके हवा के रूप में, फिर तेजी से ऊपर उठती है और ऊपर उठकर जो है जब ये जो कह सकते हो जो यहाँ से पानी जो गर्म हुआ, ठीक है, तो ऊपर उठ कर के वाष्पों के रूप में ठंडा हुआ, फिर बादल बना, उसके बाद जो है मूसलाधार बारिश का रूप ये लेती, तो इस प्रक्रिया को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। उसके बाद है जो कि पर्वतीय वर्षा, इसको भी समझ लीजिए। तो जब नम हवाएं किसी पर्वत या ऊंचे भूभाग से टकराकर ऊपर उड़ती है तो वे जो है ठंडी होकर के पानी के रूप में बरसती, तो इसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार था बच्चों चक्रवाती वर्षा। तो यह जो है हवा के दबाव के अंतर के कारण यह होती है। जब गर्म या ठंडी हवा की राशियां आपस में मिलती हैं तो गर्म जो हवा होती है ठंडी हवा के ऊपर उड़ती है और संक्षेपण के कारण वर्षा होती, तो ऐसी हम वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ठीक है, इनके तीनों प्रकार आपको लिख देना। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन आपका था कि महासागरीय निक्षेप क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो महासागरीय निक्षेप वे पदार्थ हैं जो महासागर की जो तलहटी होती है, जो तली होती है, उसमें जो है जमा हो जाते हैं। इसमें जो है छोटे छोटे पौधे, जीव जंतु और साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानों या फिर जो है खनिज इसमें शामिल है। या जो है संचय है प्राकृतिक रूप से समय के साथ होता है, जिसमें भूमि, महासागर दोनों से जो है ये पदार्थ इसमें आते हैं। यह जो है निक्षेप महासागर तल पर तलहट की जो है परतें इसमें बनाते हैं और प्रत्येक जो है परत पृथ्वी के इतिहास और अतीत की जलवायु के बारे में एक कहानी जो है बयां करती है। ठीक है, और देखिएगा अब यहाँ से सेक्शन के हम बी की बात करें प्रश्नों की, तो इसमें टोटल आपके बच्चों जो क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 5 से 6 आपके क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अपक्षय क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझेंगे।
उसके बाद बच्चों विस्फोट की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी क्या है, इसके हम प्रकारों को समझेंगे। फिर है महासागरीय जो धाराएं हैं इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार जो फैक्टर हैं, जो कारक है, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपक्षय क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसको समझ लीजिए। तो अपक्षय क्या है, मान लो कोई बच्चों चट्टान है, यहाँ पर मान लो ये कोई चट्टान है, ठीक है। तो किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाने की जो प्रक्रिया है या फिर नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, उसी को बच्चों में अपक्षय कहते हैं। अपक्षय मतलब होता है नष्ट होना। तो चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटकर बिखरने व नष्ट होने की जो प्रक्रिया बच्चों होती है, उसी को हम अपक्षय कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। ऐसी परिभाषा आपको सीरीज या बुक वगैरह में इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ से प्रोफेसर सविन महोदय जी लिखते हैं कि चट्टानों को भौतिक जो है क्रियाओं के द्वारा अपने स्थान पर विघटित होकर नष्ट होने तथा जो है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वियोजित होने की जो क्रिया होती है, इसी को हम अपक्षय कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि अपक्षय जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो चट्टानें हैं इसमें टूट फूट होती है और चट्टानों के टूटने के कारण के आधार पर, ठीक है, इसको अपक्षय कहा जाता है, नष्ट होने की प्रक्रिया को। अब बच्चों ये 3 प्रकार की होती हैं अपक्षय के प्रकार। पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, तीसरा है जैविक अपक्षय। तो इसके 3 प्रकार हैं। अब यहाँ से ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकार को भी समझ लीजिए। तो ज्वालामुखी एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पृथ्वी के अंदर मौजूद जो गर्म जो लावा होता है, जैसे कि गर्म लावा, गैस, राख या जो है गर्म चट्टान सतह पर जब बाहर निकलता है, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर वह दरार या छिद्र जिससे अंदर का जो पिघला हुआ जो पदार्थ है या फिर जो लावा है, गैस, धुआं या जो है राख बाहर जब निकलता है, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है इतनी सी। फिर यहाँ से इसके हम प्रकारों की बात करें, इसकी जो श्रेणियाँ हैं, तो सबसे पहले जिसकी श्रेणी बच्चों सक्रिय है, प्रसुप्त, उसके बाद है विलुप्त। इसकी 3 प्रकार की या फिर इसके 3 प्रकार कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पहला जो इसका प्रकार है सक्रिय जो है ज्वालामुखी, इसका पहला प्रकार है। तो यह जो है वह होता है जो हाल ही में फटा हो और जिससे जल्द ही फटने की संभावना हो, तो इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब जो लगातार, जैसे कि 1 साल में फटा, फिर जो है दूसरे साल फटा, जो एक्टिव हो। दूसरा जो इसका प्रकार है सुप्त ज्वालामुखी है। ये क्या होता है, जो लंबे समय से फटा नहीं है लेकिन भविष्य में इसके फटने की संभावना है, ठीक है। तीसरा जो इसका प्रकार है बच्चों विलुप्त जो है ज्वालामुखी, ठीक है। विलुप्त मतलब होता है मान लो किसी जमाने में एक बार ये घटित हुई, ज्वालामुखी विस्फोट हुई, आज तक विस्फोट नहीं हुई, उसकी कोई भी संभावना नहीं है कि अब दोबारा विस्फोट होगी, तो इसको हम विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से महासागरीय धाराएं क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो महासागरीय धाराएं समुद्र के विशाल जल प्रवाह होते हैं जो महासागर में निरंतर बहते रहते हैं, और यह धाराएं समुद्र के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं और जलवायु, समुद्री जीवन और समुद्री परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। इसके हम प्रकार की बात करें तो तापीय धारा इसके प्रकार में आ जाएंगी। तो ये जो धाराएं हैं समुद्र के पानी के तापमान के अंतर के कारण बनती है, और गर्म पानी ऊपर की ओर और ठंड पानी नीचे की ओर जो है इसमें बहता है। तीसरा जो इसका प्रकार है गुरुत्वाकर्षण जो है धाराएं। तो ये जो धाराएं होती है समुद्र के पानी के घनत्व के अंतर के कारण बनती हैं, और अधिक जो है घने पानी का प्रवाह कम घने पानी की ओर ये होता है। तीसरा इसका जो प्रकार है पर्वत प्रेरित जो है धाराएं। तो ये धाराएं समुद्र की सतह पर पवन मतलब जो है हवा के दबाव से जो उत्पन्न होती है। फिर इसका जो लास्ट में जो प्रकार है वो है ज्वारीय धाराएं। तो ये जो है धाराएं चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा के समय जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। उससे पहले है कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में भूवैज्ञानिक काल क्या है, हो सकता पूछ ले। उसके बाद सेक्शन सी में आपके बच्चों जो है इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा MJPRU में। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, अपर्दन चक्र की अवधारणा आपको विस्तार से समझाना है।
उसके बाद है पृथ्वी की उत्पत्ति का जो ज्वारीय जो परिकल्पना है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि प्लेट मार्जिन के संदर्भ में प्लेट जो टेक्टोनिक्स है, ये जो सिद्धांत है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपरदन चक्र क्या है, इसका अवधारणा को भी समझ लीजिए। इसकी अवधारणा क्या है, ठीक है। तो अपरदन चक्र बच्चों एक भूविज्ञान में एक मौलिक अवधारणा है जिसे मुख्य रूप से विलियम मॉरिस डेविस, देखो जो अपरदन चक्र की जो बच्चों सिद्धांत है इसकी अवधारणा जो है डेविस महोदय ने प्रतिपादित किया था 1899 ईस्वी में। इनका जो सिद्धांत है ये बताता है कि मान लो किसी जो है चट्टान का कोई निर्माण हुआ है, अभी कोई नदी का निर्माण हुआ है। तो जैसे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो छोटा सा होता है, धीरे धीरे जो है पैरों पर चलने लगता है, फिर जो है युवावस्था में आ जाता है, तो लास्ट में जाकर के फिर जो है बच्चा जो है बूढ़ा होता है, फिर खत्म हो जाता है। मतलब जो है जिस स्थान से उत्पन्न हुआ फिर उसी स्थान पर जो है समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार इन्होंने अपने चक्र को, इनका जो अपरदन चक्र है उसको भी इसी प्रकार ठीक बताया इन्होंने। तो आगे हम यहाँ से समझेंगे अभी। तो ये सिद्धांत बताता है कि उत्थान के बाद भूभाग मतलब लैंडस्केप समय के साथ युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के चरणों से गुजरते हुए अंततः एक समतल मैदान या प्लेन में बदल जाता है, और यह जो है प्रक्रिया नदी के अपक्षय और अपरदन पर आधारित है। अब यहाँ से इस प्रक्रिया के हम अवस्थाओं की बात करें, डेविस के जो अपरदन चक्र है यही है डेविस के अपरदन चक्र की अवधारणा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली इनकी जो अवस्था है युवावस्था, तो ये जो है भूभाग में तेजी से उत्थान के बाद जो है शुरू होती है। जैसे कि नदियाँ जो है अपनी घाटी को इसमें क्या करते हैं, गहरा करने लगती है, और जो है घाटियाँ जैसे कि वी आकार की होती हैं, और जलप्रपात व जो है तीव्र ढलान जो है पा जाते हैं। दूसरी व्यवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। तो इस चरण में घाटी का गहरा होना कम हो जाता है और पास अपरदन तेजी से जो है हो जाता है, जिससे घाटियाँ क्या होती है फिर चौड़ी होने लगती है, और जल जो है विभाजक नष्ट होने लगता है, और उच्चावच ये भी जो है कम होने लगता है। फिर तीसरी जो अवस्था है वृद्धावस्था, ठीक है। मतलब पहली अवस्था क्या थी बच्चों, पहली अवस्था थी मान लो कि कोई नदी जब बहने लगती है तो अपने जो है जो उसका ढलान है तो जहाँ से बहती है तो उसको गहरा करने लगती है। फिर दूसरी जो अवस्था है उसमें जो है जब नदी बहने लगती है तो मान लो इतनी पतली बह रही है तो धीरे धीरे क्या करती है नदी इस तरह से इसको चौड़ा करने लगती है, अपना आकार बढ़ाती है। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ छोटा सा होता है 2.5 से 3 3.5 kg का, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से नदी क्या है, मान लो ये नदी निकली फिर धीरे धीरे क्या करती है अपने आकार को इस तरह से बढ़ाने लगती है, अपने जो व्यास है जो उसकी चौड़ान है उसको भी बढ़ाने लगती है, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था जो होती है इसमें क्या होता है, नदी का जो प्रवाह होता है इसमें धीमा हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि जब युवावस्था में होता है, जब जवान होता है तो काफ़ी अच्छा कार्य करता है, फिर भी जब वृद्ध हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो उस तरह से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या है, जो नदी का जो प्रवाह है मतलब नदी में जो पानी बहता है जो प्रवाह है उसका वो इसमें धीमा हो जाता है, और अपरदन के बजाय निक्षेपण करने लगती है, और भूदृश्य लगभग समतल हो जाता है, जिससे प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पृथ्वी की उत्पत्ति की जो ज्वारीय परिकल्पना है, ठीक है, इसको हम यहाँ से समझेंगे, जिसे 1919 में सर जेम्स जीन्स और बाद में जो है 1929 में हेरोल्ड जो कि जेफ्रीज के द्वारा संशोधित या फिर प्रस्तावित किया गया था। यह बताती है कि जो ग्रहों का निर्माण जो है सूर्य के आसपास से गुजरने वाली एक विशाल तारे के द्वारा उत्पन्न ज्वारीय बल के कारण जो हुआ। ये सिद्धांत के अनुसार तारे के गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य से गैस का एक फिलामेंट मतलब जो है जो कि सिगार के आकार का एक पदार्थ है बाहर जो है खींच लिया, जो बाद में टूटकर पृथ्वी सहित अन्य जो है ग्रहों में बदल गया। ये सिद्धांत बताता है। थोड़ा सा और भी इसको हम विस्तार से समझेंगे बच्चों। तो ये जो सिद्धांत है जो कि सर जेम्स जीन्स के द्वारा 1919 में और बाद में जो कि जेफ्रीज के द्वारा 1929 में इसको संशोधित किया गया था। इसकी मूल जो उदाहरण है बच्चों,
ये एक जो है द्वैतवादी सिद्धांत है जो मानता है कि सौरमंडल के निर्माण सूर्य के अलावा अन्य विशाल तारों के कारण जो हुआ है। ये मतलब ये सिद्धांत तो मानता है कि पृथ्वी का बच्चों जो निर्माण हुआ है सूर्य के अलावा अन्य भी विशाल तारे हैं इसके कारण हुआ है। इस प्रक्रिया ये जो प्रक्रिया है इसकी एक जो है विशाल तारा आदिम सूर्य के बहुत पास से गुजरा, उसके बाद जो फिलामेंट का निर्माण, तो उस तारे के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मतलब ज्वारीय बल के कारण सूर्य की सतह से एक लंबा और सिगार के आकार का गैस का फिलामेंट बाहर निकल आया और यह जो है बीच में मोटा और सिरों पर जो है पतला था। उसके बाद जो ग्रहों का निर्माण, तो गुजरता हुआ जो तारा है दूर चला गया और वह जो है गैसीय फिलामेंट सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर जो घूमने लगा, जिससे धीरे धीरे फिलामेंट जो ठंडा होकर टूट गया और इसके जो है टुकड़ों से ही पृथ्वी और जो अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसी जो है जो सिगार के आकार के जो फिलामेंट के टूटने से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ऐसा कहा जाता है। सिद्धांत ही बताता है हमको। अब यहाँ से जो लास्ट में क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी क्या है, वह जो है वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिसको हम स्थलमंडल कहते हैं, ये जो है कई छोटी छोटी कठोर पट्टियों मतलब जो है प्लेट से बनी हुई है और नीचे पिघली हुई चट्टान पर जो है धीरे धीरे जो है गति करती है और इस जो है प्लेटों के खिसकने, टकराने या अलग होने से ही भूकंप आता है, ज्वालामुखी होती है और पर्वत निर्माण आज महाद्वीप के आकार बदलने जैसी भू जो गर्भीय घटनाएं हैं ये होती हैं। इसी को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि इस मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व किया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया है कि ये तो आपको देख के जाना ही क्लास है और इसका एक और भी मॉडल पेपर आपको देख लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर एक और भी क्लास आपको अटेंड कर लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर जो आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।